नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आपका स्वागत है इंडिया अहेड पर। हम आज बात करेंगे देश की एक बेटी जो इंसाफ मांग रही है उसकी। वो कोलकाता की निर्भया पूरे देश से सवाल कर रही है। जिस तरह से उसकी रेप के बाद दर्दनाक हत्या की गई है, उससे पूरे देश में उबाल है। देश के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। पूरा देश कोलकाता के उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इसी विषय पर आज खास चर्चा भी करेंगे कि आखिर उस कोलकाता के निर्भया को इंसाफ कैसे मिलेगा और किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां भी इसमें देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक डॉक्टर, एक बेटी, एक सपना और उसका खत्म हो जाना। पूरे देश में इन दिनों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी, हैवानियत और हिंसा की इंतहा की गई, वो एक इंसान तो कतई नहीं कर सकता। 8-9 अगस्त की वो स्याह रात जब कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वो बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में मिली थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला डॉक्टर के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले थे और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सबकी रूह कांप गई। एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर, गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूटा, पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट, चश्मे के शीशे टुकड़े आंखों में घुसे। 4 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला डॉक्टर के गुप्तांग से खून बह रहा था। शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान थे। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ, अनामिका और होंठों पर भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसे एक दरिंदे ने गिद्ध की तरह नोचा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ हैवानियत की गई। 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार रेप को अंजाम दिया गया। उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से जख्मी हो गया और खून बहने लगा। वो लड़ी और बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। उसकी लाश को जिसने देखा वो रो पड़ा। केजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। शुक्रवार दिन भर हंगामा चलता रहा। पुलिस ने पहले उसे आत्महत्या बताया, लेकिन अर्धनग्न शरीर की हालत कुछ और ही बयां कर रही थी। धरना प्रदर्शन हुआ, हंगामा और बवाल। रात में कैंडल मार्च भी निकाला गया। कोलकाता पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपराध तड़के 3 से 6 बजे के बीच हुआ है। महिला डॉक्टर की गर्दन भी टूटी पाई गई। सोचिए क्या खौफनाक मंजर रहा होगा, कितना संघर्ष रहा होगा। एक बेटी कितनी तकलीफ से गुजरी होगी। आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट रोग चिकित्सा विभाग की 2य वर्ष की छात्रा थी और रात ड्यूटी पर तैनात थी। रात को एक जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाने के बाद वो सेमिनार हॉल में थोड़ी देर रेस्ट करने गई थी। वो सुबह तक नहीं लौटी और बाद में सेमिनार हॉल में अर्धनग्न और चोटिल पाई गई। जैसे ही ये घटना सामने आई, न केवल कोलकाता बल्कि धीरे धीरे पूरे देश आग की तरह फैल गई। पुलिस ने ताला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है और एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, जो मेडिकल कॉलेज का अस्थायी कर्मचारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी संजय राय शराब पीते हुए पॉर्न फिल्म देखने का आदी था। इतना ही नहीं, आरोपी को अस्पताल में बेरोक टोक एंट्री भी थी। इसी वजह से उस पर किसी को ऐसा शक नहीं हुआ और वारदात वाली रात भी वो अस्पताल के अंदर कई बार आया गया था।
वो शुक्रवार की रात 11 बजे शराब पीने अस्पताल के पीछे गया। वहां शराब पीते हुए पॉर्न फिल्म देखा। इसके बाद सुबह 4 बजे उसे पिछले दरवाजे से चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में दाखिल होते देखा गया। इसके बाद करीब 4:45 पर उसे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। उस हैवान ने अपनी हवस में अंधा होकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। पूरा देश गुस्से में है। 14-15 अगस्त की रात में डॉक्टर ने रिक्लेम द नाइट नाम से मिडनाइट में मार्च निकाला। इसी दौरान कई उपद्रवी मेडिकल कॉलेज में घुस गए और पूरे कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की। वहां मौजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीयर गैस छोड़े, जिसे लेकर महिला कांस्टेबल थापा ड्यूटी पर थी, जिसको प्रदर्शनकारियों द्वारा किए जा रहे पथराव से चोटिल हो गईं। अब एक बार फिर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी के चलते पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सबको अपनी सुरक्षा की चिंता है और सब उस दरिंदे को फांसी दिलाना चाहते हैं। जो कोलकाता केस को लेकर, जो ट्रेनी डॉक्टर के केस को लेकर ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें देख सकते हैं। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो आपकी मांगे हैं वो क्या क्या? हमारी सबसे पहली मांग है, जो कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, शी वॉज अ फीमेल, वो एक महिला थी, उसके साथ जो हुआ है उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दूसरा, उस महिला के सपोर्ट में जो डॉक्टर्स बैठे थे और उन पर गुंडों ने जो हमला किया जिसमें कई सारे डॉक्टर्स घायल हुए, तो उनको न्याय मिले। तीसरा, सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले आदमी सोचे। देखिए, हमने अभी तक सिर्फ इलेक्टिव सर्विसेज बंद की है, ओपीडीज़ बंद की है, इलेक्टिव ओटीज़ बंद की है, बाकी इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी शुरू ही है। तो हम ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कुछ भी मरीज़ों को ये ना हो, इसीलिए हम लोग इलेक्टिव सर्विसेज ही बंद किए हैं। अभी तक इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की गई है। बड़ा एक सवाल उठता है, पीछे हमारे ठीक देख सकते हैं किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनसे तो बात भी करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर और लगातार आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या है, किस तरह की मांग आपकी चल रही है सरकार से? जी, अभी तो फिलहाल जो भयावह घटना हुई है कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे लगे कि सरकार उस चीज़ को गंभीरता से ले रही है। सेफ्टी, फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर सेफ्टी है हमारा। इस मामले पर अब भी सियासत हो रही है। ममता सरकार निशाने पर है। बीजेपी सहित पूरा विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है। उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था? वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया। वो कौन है जिसके वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है, अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने
निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है। वो ऑफिसर और उसका अगर सुपीरियर ऑफिसर है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, और अगर किसी के इशारे पर पहुंचे तो वो व्यक्ति कौन है? बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आज अभया का जो हुआ है और अभया का साइलेंस करने के लिए वो जो किए हैं, उनके लिए उनको पदत्याग करना चाहिए। नौटंकी करके आज रास्ते में उतर रही है। किसके लिए फांसी चाहती है? खुद के लिए क्यों नहीं चाहती? खुद के लिए क्यों नहीं डिमांड करती? वो उनका पूरा डिपार्टमेंट फेल कर गया, पुलिस डिपार्टमेंट फेल कर गया, स्वास्थ्य मंत्री का डिपार्टमेंट फेल कर गया, तो खुद के लिए फांसी क्यों नहीं चाहती? आपस में खेल खेला गया, सबने हमने देखा है। ममता बनर्जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। राम बाम बाम राम तो अलग बात है, आप खुद बौखलाए हुए हैं, जवाब आपको जुबान से नहीं निकालते हैं। ममता सरकार पर सवाल उठा तो ममता ने भी मोर्चा संभाल लिया और रविवार तक दोषियों को फांसी दी जाने की बात कही है। इस मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस सड़क पर उतरी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक जुलूस निकाला और प्रोटेस्ट किया। राजनीतिक छोड़े कमर ना दिए सঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে। सियासत नहीं, सुरक्षा नहीं, क्योंकि अगर बेटी सुरक्षित नहीं तो आप कैसे सब समाज की कल्पना कर सकते हैं। कोलकाता की निर्भया अब चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है। वो कह रही है कि मुझे इंसाफ दो। सवाल यही है कि क्या इस बेटी को इंसाफ मिलेगा या बस हंगामे के बाद सब शांत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो देखा आपने किस तरह से एक बेटी उस अस्पताल के फ्लोर पे चीखती रही, चिल्लाती रही और उसको सुनने वाला कोई नहीं मिला। इस खबर को पढ़ते और आपको बताते वक्त हमारी रूह भी कांप उठती है कि आखिर वो मंजर क्या होगा जिस वक्त वो दरिंदे गीत की तरह उसके बदन को नोच रहे होंगे, उस पर वार, उस पर प्रहार कर रहे होंगे। वो बेटी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसके मदद के लिए वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। और देखते हैं कि इस पर राजनीति के बाद, जिस तरह से राजनीतिकरण इस पूरे मामले के बाद किया जा रहा है, इंसाफ को लेकर कहीं ना कहीं सड़कों पर वो लोग उतर रहे हैं जो स्वयं में इस धरा पर भगवान के रूप माने जाते हैं। इस धरा पर देखिए क्या दृश्य आ गई है, अजीब विडंबना इस देश की कि जो सभी लोगों की रक्षा करते हैं, जिन्हें भगवान कहा जाता है इस धरती का, वो अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उस बेटी के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, और वहाँ की जो राज्य सरकार है वो मौन धारण किए हुए है। किस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि वहाँ तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सारी घटनाओं का, ऐसे सारे वारदातों का समाज पर एक कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ता है। और सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं इन सारी गतिविधियों को लेकर वो कहीं ना कहीं एक अपना एक अलग विचारधारा भी रखते हैं और उस पर कहीं ना कहीं अपनी कार्य प्रणाली भी रखते हैं। तो इस पर समझेंगे हम। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्राची कौशिक जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वारदातों का समाज पर असर कितना पड़ता है और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी घटनाओं को किस तरह से देखती हैं। सबसे पहले प्राची कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। धन्यवाद। जी प्राची, मेरे लिए ये जो घटना है ये इतनी दुख देने वाली है कि जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं एकदम शॉक हो गई कि इतनी ब्रुटैलिटी, इतना निर्मम कृत्य एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये रोड पे नहीं जहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना मुश्किल है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में, एक इंस्टीट्यूशन में हुआ है। तो जब इंस्टीट्यूशन में हुआ है तो इसका मतलब कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वहां की सरकार इतनी लापरवाह है कि लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वहां पर भी कुछ कर सकता हूँ। इतना ध्वस्त सिस्टम है। ये जो कृत्य हुआ है इसमें आप देखिए वहां की चीफ मिनिस्टर खुद धरने पे बैठी है। कितनी मूर्खतापूर्ण ये
काम है उनको ये तो प्राची ऐसा प्रतीत होता है कि खुद को बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाए, हालांकि उन्हीं के पास गृह मंत्रालय उनके पास है, गृह मंत्रालय उनके पास है, पूरा पुलिस प्रशासन उनके कंट्रोल में है, और अपने आप को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है उस बेटी के इंसाफ के लिए। क्या तस्वीरें ये बयां करती हैं? धरना जीवी है, वो सिंपैथी गेन करना चाह रही है। उसको पता है कि दिल्ली की सरकार हिल गई थी जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। मैं खुद इतने प्रोटेस्ट में गई थी और हर व्यक्ति के मन पे ये छाप हुई थी कि ये सरकार उखाड़ के फेंकनी है। तो ममता बनर्जी रोड पे इसलिए नहीं उतरी कि उनको उस बेचारी की चिंता है, उसके परिवार की है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए रोड पे उतरी है। उसको सिंपैथी चाहिए, और ये ममता बनर्जी का स्टाइल है कि वो धरना जीवी है। जैसे ही कुछ होता है, आप किसके खिलाफ धरने पे जा रही हैं? सिस्टम आपका, पुलिस आपकी। आप ये भी नहीं कह सकते दिल्ली की तरह की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में पुलिस है, सब कुछ है। और आप देखिए वेस्ट बंगाल में ऐसी जगह है जहां पे ब्रॉड कि यू कैन पे एंड बाय, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वहां पर जो इस तरह के अपराधी हैं वो मासूम लड़कियों को अपना टारगेट बना रहे हैं, और ऐसी इतनी घटनाएं हो रही है जो अनरिपोर्टेड है ग्राउंड पर। तो मैं चाहती हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगे और तुरंत इसको संज्ञान में लेके पूरे हॉस्पिटल को सील किया जाए, उस एरिया को सील किया जाए, क्योंकि 48 आवर्स में ही दिल्ली में जो कांड हुआ था लोग अरेस्ट कर लिए गए थे। सब सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया है, और ये बात बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल लोग भी इन्वॉल्व हैं। जी, ये तो ऐसा ही नजर आता है। प्राची जी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दीप्ति सिंह जी जुड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जब बात इंसाफ की पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लगातार जोरों शोरों से चल रही है, जिस तरह से वहाँ लगातार वहाँ सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अगर उस बेटी के भीतर से आवाज़ अगर कुछ आती होगी तो शायद यही होगी। दीप्ति जी आप भी ताल्लुक रखेंगी, और प्राची जी आप भी, की वारदात से वाकिफ था हर एक शख्स, बात जब मेरे गवाही की आई तो सब मुकर गए, और यही बात है कि सब मुकरते नजर आ रहे हैं, हालांकि सारी सबूतें सामने हैं। दीप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले इंडिया हेड पर। जी, थैंक यू सो मच। दीप्ति जी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह का ये पूरा मामला है, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, यही आवाज़ पूरे देश भर से हर कोने से निकल कर आ रही है, कैसे इंसाफ मिलेगा और कितना आसान है? क्योंकि जिस तरह से राजनीतिकरण की इसमें जो छवि देखने को मिल रही है, इसके बीच क्या कितना आसान होगा, क्या कुछ आधार होंगे कि इस बेटी को इंसाफ मिल सके? दीप्ति जी देखिए, अब उस बेटी को क्या इंसाफ दिला देंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है ना? तो यहाँ तो अब ये है कि इंसाफ उन बेटियों को चाहिए जो अभी जिंदा हैं। आप ये इतना जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ कोई करने लग गया है और उसको कानून का डर नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि देखिए कानून में कमी तो कहीं नहीं है। दिक्कत है हमारे प्रोसेस के अंदर, सबूतों की जरूरत है, बहुत सारे और कंफर्मेशन की जरूरत है। के बाद भी आपका अक्यूज 8 साल 9 साल जिंदा रहता है, क्योंकि अगर कहीं नीचे ट्रायल कोर्ट में किसी को अगर हमने कहीं से फांसी की सजा हो जाए या किसी 14 साल की या उम्र कैद की सजा हो जाए, तो उसके ऊपर वो अपील करता करता वो अपने लिए 8-9 साल मांग लेता है। लेकिन जो विक्टिम्स हैं, जिंदगी खत्म, उनकी फैमिली शांति, उनके घर के सब कुछ लाइफ खत्म हो जाती है, जिसके घर में ऐसा कि हम लोग होने के बाद डालते हैं सब कुछ। हमें लगता है एकजुट होकर महिलाओं को कुछ घटना घटने से पहले ही, आज एक डॉक्टर बच्ची है इसलिए नहीं है, एक लॉयर बच्ची हो या कोई बच्ची कोई भी जगह रखती हो, कोई उसका प्रोफेशनल जिंदगी है, उसके लिए नहीं। एक बच्ची घर से निकल के बाहर जाती है और जब तक घर नहीं लौटती है, जब तक ये डर का साया बना रहेगा, तब तक ये मार्च निकलते रहना चाहिए। और ऐसे दरिंदों को, जो भी दरिंदगी करते हैं, ऐसे दरिंदों को सबक सिखाते रहने की जरूरत है। तो दीप्ति जी सवाल यही है, चूंकि आप कानून की पंडित हैं, आपके पास वो अनुभव भी होगा, ये डर आखिर खत्म कैसे होगा? क्या बेटियों का घर से निकलना बंद कर दिया जाए, या वो डर बरकरार रखा जाए कि जब तक वो घर नहीं पहुंचती हैं तो कानून व्यवस्था पर आप कह रही थी कि कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, हालांकि हमारे देश के कानून ऐसे है भी, तो आखिर ये डर खत्म कैसे होगा? दीप्ति जी सवाल यही सबसे बड़ा बनता है। देखिए, एक तरफ तो सरकार हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचा भी लिया, बेटी को पढ़ा भी लिया, और जब बेटी पढ़ के कुछ करने लग गई तो हमारी जिंदगी में वापस से वही डर। कितनी ये इंटेलिजेंट बच्ची रही होगी, और सब सोचिए ना, ऐसी हजारों बच्चियां हैं, हर माँ बाप डर के साए में जीता है।
कहीं पे ये डर तभी खत्म होगा जब हमारे लॉ एंड ऑर्डर में एक ऐसी जगह बनेगी जहां घर से निकलते और घर तक वापस आते वक्त हमें ये पता है कि कोई ना कोई उसको वॉच कर रहा है। हमारे यहाँ सीसीटीवी के लिए व्यवस्था कर दी गई, हमारे यहाँ प्रशासन को हर एक व्यवस्था दी गई। हर एक स्टेट में ऐसी व्यवस्था है जहां से सड़कों को देखी जा सकती है, बिल्डिंगों को देखी जा सकती है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे बच्चे रात को जग के काम करते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो हैं रात में भी ड्यूटी करते हैं। ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा पुलिसिंग की जरूरत है, सर्वेलेंस की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि देखिए सिर्फ बच्चियों के साथ हो रही है, कोई पेशेंट भी है जो बेहोश होता है, कोमा में होता है, उनके साथ भी बहुत कुछ होता है। हमारे साथ में सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको हम लोग देखते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि एक दरिंदगी किस लेवल पे है, एक इंसान के अंदर कर जाती है। पुलिसिंग वहाँ जरूरत है, घर के अंदर सेल्फ पुलिसिंग जरूरत है। बच्चों को जब लड़कों को दीप्ति जी बने रहिएगा हमारे साथ, दीप्ति जी बने रहिएगा हमारे साथ। प्राची कौशिक जी का रुख कर लेते हैं। प्राची जी, जिस तरह से लगातार दीप्ति जी कह रहे हैं पॉलिसिंग की जरूरत है, समाज में लोगों की विचारधाराओं को बदलने की जरूरत है, और आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्राची जी, लोगों तक पहुंचती होंगी लगातार अपने कार्यों के जरिए। ये सब कैसे संभव हो पाएगा कि लोगों की विचारधाराओं को, उनकी मानसिकता को बदल दी जाए, जिस तरह से वो सोच रहे हैं, जिस तरह से लगातार दीप्ति जी बता रही हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, वो दरिंदा कौन होगा, उसके भीतर आखिर क्या कुछ चल रहा है, इन सारी चीजों को बदलने की तैयारी है। जो सामाजिक कार्यकर्ता आप इस तरह को इस चीज को किस तरह से देखती हैं, और ये पॉलिसिंग कैसे की जा सकती है प्राची जी? देखिए, जब हम एक सिस्टम की हम बात करते हैं, इतनी फ्री एक्सेस फोन की हो गई है। आज 8-10 साल का बच्चा फोन यूजर्स है, और हम कहीं ना कहीं, मैं इस चीज के लिए बॉलीवुड के जो गाने हैं और फ्री में जो परोसा जा रहा है बच्चों को उम्र से पहले, ये चीजें इस तरह से आसान हो गई हैं कि उनको उनकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगने की बजाय वो इस तरह के जो सेक्सुअलिटी से भरे पूर्ण एक्ट्स हैं उनमें एंगेज हैं। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट हो बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, स्कूल में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हम बच्चों को हर लेवल पर एंगेज कर पाए। और जहां तक घरों की बात है, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत राय नहीं देता, लेकिन उनके लड़के कहाँ जा रहे हैं, किस माहौल में हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक मॉरल पुलिसिंग, कि आप पुलिस का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। अभी वकील मैडम ने कहा कि कानून व्यवस्था, पहले भी कानून थे, अभी भी हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, जिसको कानून इम्प्लीमेंट करना है पुलिस को, वो सबूत मिटाती है। उस सरकार को, महिला मुख्यमंत्री को जब लोगों को बचाना चाहिए, बहन बेटियों को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है तो चीजें बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री धरने पे बैठी है, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। तो ये सिस्टम जब बदलेगा, क्रांति जब आएगी, सत्ता पलट के ऐसे लोगों को बिठाया जाए जो हमारी संस्कृति, सनातन और वैदिक विचारों को एग्जीक्यूट कर पाए। और ये पशुवध जो कृत्य किया है, मैं पशुवध भी नहीं कहूंगी क्योंकि जानवर भी रेप नहीं करते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेपिंग इन जानवर। जितने भी आप रोड पर देखते हैं, जंगलों में देखते हो, जंगल राज में भी रेप नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पशु है जो मानव रूप में है कि वो किसी हद तक जा सकता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बस ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा क्या करना चाहिए, अगर विद इन अ वीक रेपिस्ट को हैंग कर दिया जाए, रेपिस्ट को जो है सजा मिल जाए, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वही बात कर रहे थे कि कानून व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था इस तरह की नहीं है प्राची जी कि आपने उसको कल्प्रिट को पाया और उसको फांसी दे दी। इस पर तमाम जानकारी लेंगे हम दीप्ति जी से। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो हम तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोगों की रक्षा करने वाली अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं दीप्ति जी आपका, किस तरह से ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी? जिस तरह से प्राची जी कह रही हैं कि कल्प्रिट पाया जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। और एक महत्वपूर्ण सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से नए कानून में ऐसे जघन्य अपराधों के लिए जो प्रणाली लेकर आई थी सरकार, क्या उसका कुछ लाभ देखने मिलेगा? क्या वो आधार बनेगा इस बेटी के इंसाफ के लिए? दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे दीप्ति जी। देखिए, कानून का जो नाम है बदला गया है, क्योंकि पहले ब्रिटिश का जो भी कानून थे वो चल रहे थे। अब भारत का न्यू भारत संहिता जो है आप लोगों के सामने है, लगभग सेम है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत बड़े से चीजें, लेकिन क्या मिलेगा? वो मृत लड़की वापस आ सकती है क्या?
हमें दूसरे वैसे कंट्री को जरूर देखना चाहिए, बाहर के कंट्रीज को, देशों को जहां ऐसे अपराध कम है, और उसका वजह तलाशना चाहिए। अभी जो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बहन बैठी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे यहाँ सिस्टम में हैंग करो जल्दी, हम लोग टाइम देते हैं। अब टाइम से क्या मिलता है, हर चीज सबूत मिटाए जा सकते हैं, बाकी चीजों को भी क्रिएट किया जा सकता है। श्रद्धा का केस अभी लोगों ने अभी कहाँ भुलाया है, जिसके हजारों टुकड़े करे, सैकड़ों टुकड़े करके, वो अभी भी वेपन नहीं मिला है, बॉडी नहीं मिली है, तो वो क्योंकि हमारे देश में कानून ऐसा है, उसको कभी सजा नहीं मिल सकती, याद रखिएगा। अभी क्या है, हमारे यहाँ अगर ऐसे अपराध हैं ज्यादा, तो इसको कंट्रोल अगर अपना इंटरनल माहौल सहायता नहीं करता, तो हमें बाहर की कंट्री को जरूर चेक करना चाहिए कि यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ पे ये वाला अपराध कम हो रहा है। तो यहाँ ऐसे किसी अपराध के लिए अगर तुरंत सजा डाल दी जाए, जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी अपील के सारे प्रोविजंस हैं। तो मुझे ये लगता है कि फास्ट अगर किसी को इस तरीके की सजा मिल जाएगी ऐसे घटनाओं के बाद, तो थोड़ी थोड़ी करते 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 एक टाइम जरूर आएगा 25, 30, 40, 50 साल के बाद भी कि हाँ जी अब ये घटनाएं ऑलमोस्ट हमारे यहाँ बंद हो गई है, क्योंकि हमारी व्यवस्था थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, जिसका फायदा ऐसे अपराधी उठाते हैं। आप देखिए इस अपराध में भी क्या किया, इसने मारा क्यों होगा, ताकि उसको सबूत ना मिले और वो आराम से बच निकले और अपनी यही सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं दीप्ति जी कि ऐसे जघन्य अपराधों के बाद बेटियों पर ये वार और प्रहार इसीलिए करते हैं कि सारे सबूत मिट जाएं और जिसके साथ हाँ खिलाफ कोई ना बोले। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ऐसी चीजों के लिए आपने कानून जितना स्ट्रिक्ट किया, उतना ज्यादा लड़कियों के खिलाफ मर्डर तक की संभावनाएं बढ़ गई है। हमने तभी भी कहा था कि अगर फांसी की सजा इसके स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं लड़कियों जो विक्टिम्स है उनकी जान को खतरा है, और आज ये हो रहा है। ज्यादातर रेप के केस में मर्डर होने लगे हैं, क्योंकि ना ये बचेगी, ना ये बोलेगी, और ना ही किसी को कोई सजा तक पहुंचाया जा पाएगा। अभी यही हो रहा है। तो हमें क्या लगता है, इनको टाइम ही नहीं देना चाहिए। अगर हमें ऐसी चीजें पता चल गई, कानून में थोड़ा सा चेंज अगर आ जाए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे देश में भी कुछ ऐसे जो अपराध हैं थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया प्राची जी आपसे हम लेना चाहेंगे कि ये जो पूरी तस्वीर है, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। आप स्वयं में एक महिला हैं, आप स्वयं में एक नारी शक्ति हैं, और इस पूरे अपराध की जो भी घटना हुई उसकी जो एक एक वारदात है, उस वारदात को आप महसूस कर सकती हैं, आप अनुभव भी कर सकती हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा होगा वहाँ। कैसे उस बेटी को इंसाफ देने की जो गुहार है देश भर में लगाई तो जा रही है, लेकिन आधार जो उसका बनाया जा रहा है, जिस तरह से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, हम लगातार इस बात पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जैसे जैसे देरी होती है, जिस तरह से दीप्ति जी भी बता रही हैं कि जितना लेट होता है किसी केस में, सबूतों के मिटने के आसार तेज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं न्याय की जो रास्ते हैं वो बंद होते नजर आते हैं। तो आखिरी प्रतिक्रिया हम आपसे ये लेना चाहते हैं कि आखिर अब क्या होगा इस पूरे मामले में, आप इस पूरे जो इंसाफ की जो प्रक्रिया उसको किस तरह से देख रही हैं, और क्या आने वाली बेटियों के लिए कितना ये रास्ता साफ नजर आएगा? क्योंकि दीप्ति भी यही कह रही थी लगातार कि अब तो जो हमें छोड़कर चली गई उनको क्या ही कोई इंसाफ दिला पाएगा। अब जब इंसाफ की बात करनी है तो अब जो हमारे सामने जो बेटियां, इस देश की बेटियां हैं, उनके विषय में बात करनी होगी। प्राची जी, ऐसी घटनाओं से जब हम ये देखते हैं इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, बेटी बचाओ, और महिलाओं के लिए इतने काम हो रहे हैं कि वो आगे आए, सिर्फ ये एक घटना उन सब पर पानी फेर देती है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, इनको तीनों टॉप पोजीशंस को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आप कितनी स्कीम्स लेकर आइए। ऐसी एक घटना, मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, अब मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं रात को कहीं जाऊं या ना जाऊं, तो आप बहन बेटियों को घर बिठाना चाहते हैं। ये सब स्कीम सब खोखली है, क्योंकि ऐसी घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि सेफ्टी सिक्योरिटी बाहर नहीं है, अपने घर बैठो। चलिए ठीक है प्राची जी। इस पूरे मामले में अब आगे चल के ये होगा कि राजनीतिकरण होगा, वो तो शुरू हो चुकी है। फेक प्रोटेस्ट और भी आगे जाएगा, ये फेक प्रोटेस्ट होगा, और एक दूसरी पार्टी जिसके अपने दूसरे राज्य में दूसरे की सरकार है, उन केसेस को हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन इसके इंसाफ के लिए बहुत देर लगेगी, और उसका काम अगर जल्दी कराना है तो हम सबको रोड पे उतरना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राची कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीप्ति सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने इस विषय पर कोई बड़ी वारदात और संवाद या विवाद करने की कोशिश नहीं की, हमने इस विषय पर चर्चा की है, क्योंकि इस पर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो इस पर राजनीति नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा ये कि आखिर उस बेटी को
इंसाफ कैसे मिले। हमारी जो आज केस जुड़ी थी दीप्ति सिंह जी सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो बेटी, जो कोलकाता की वो बेटी थी, वो सिर्फ बेटी हमें छोड़ के नहीं गई है, एक सपना हमसे दूर हुआ है, एक परिवार के लिए वो आधार दूर हुआ है जिस पर कहीं ना कहीं वो परिवार अपने आने वाले भविष्य की इमारत देख रहा होगा। लेकिन अब इस पर जो राजनीति शुरू हुई है, राजनीतिक पार्टियों की जो दखल अंदाजी है वो देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि इस बेटी को इंसाफ आखिर किस तौर पर और कब तक मिलती है, जो बेहद जरूरी है। आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।